अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा, हम आपकी जो फर्स्ट राइट बुक है उसकी फ़र्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ डस्ट का मतलब कूड़ा या कचरा नहीं है या मिट्टी या धूल नहीं है। डस्ट ऑफ स्नो एक इंडिकेशन दिया गया है कि कैसे किसी व्यक्ति के जो विचार हैं, जो पुराने हैं, ठीक है, जो ओमनेज हैं, उनको कैसे हम सही ठहरा सकते हैं या गलत। ये जो पोएम है इसके जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानने का सिर्फ थोड़ा सा इतना है कि ये जो पोएट हैं ये रियलिटी पे लिखते हैं। उनकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, इनकी सारी जो पोएम हैं वो रियलिस्टिक होती हैं। ये कुछ बातों को लेकर साझा करते हैं अपने व्यूज़ को, लेकिन बहुत डीपली। तो पोएम पढ़ने से पहले उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री। धतूरे का पेड़ जिसे आप समझते हो, क्रो तो आप सभी जानते हैं। तो दोनों को क्या माना जाता है, सिंबल, क्रो को सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है और हेमलॉक ट्री कैसा होता है, पॉइजनस ट्री होता है। मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पोएट हैं, दैट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो अभी जिस स्थिति में है वो कैसी है, सौरों की है, दुख की है। वो अभी दुखी, उनका मूड ख़राब है। तो जनरली हम लोग भी जैसे कोआ वगैरह देखते हैं, या जनरली हम लोगों की भी ऐसी मिथ होती है, फॉल्स थिंकिंग जिसको हम कह सकते हैं, कि बिल्ली रास्ता काट दी तो हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। जो कौवा होता है उसको हम सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं, है ना। ऐसे हेमलॉक ट्री भी बहुत बुरा माना जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी मिथ हैं वो कैसे गलत हैं या कैसे सही हैं, पोएट इसमें समझाते हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। अब पोएट क्या कहते हैं, फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें फर्स्ट जो 4 लाइन्स है, कि जिस तरीके से उस कौवे ने खुद को शेक आउट किया। अब शुक डाउन का मतलब क्या होता है, उसने अपनी बॉडी को मूव किया। अब या तो वो अपने पंखों को फैलाने की कोशिश कर रहा था या खुद को मूव करने की कोशिश कर रहा था, जो मूवमेंट हो रहा था। और वो कौवा उस टाइम बैठा कहाँ था, हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। तो हेमलॉक ट्री पे जब उसने अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाया, अपनी बॉडी को शुक किया, जैसे कि जनरली पक्षी करते हैं, हमने भी देखा है, वो अपने सिर को नीचे करके अपनी बॉडी को क्या करते हैं, शेक करते हैं। उसी तरीके से उस पेड़ पे बैठे हुए कौवे ने भी क्या करा, अपने आप को शुक किया। अब इत्तेफाक से पोएट भी वहीं थे। अब यहाँ क्रो और हेमलॉक ट्री से साफ साफ हमें यहाँ पोएट ये इंडिकेट करना चाहते हैं, लिखा नहीं है बट इंडिकेशन यही है कि जो पोएट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो क्या हैं, अभी बहुत दुखी हैं, ठीक है, उनका मन आज उदास है। तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से उस कौवे ने अपनी बॉडी को शुक करते हुए मेरे ऊपर थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो गिराई। मतलब जिस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था वहाँ पत्तियों पे थोड़ी बहुत बर्फ़ लगी होगी। अब जैसे ही कौवे ने मूवमेंट किया तो वो पत्तियाँ हिली और पोएट उसके पेड़ के नीचे थे, जिसकी वजह से वो बर्फ़ उन पर भी गिरी। उन्होंने यहाँ फर्स्ट 4 लाइन में इतना ही समझाया। और क्रो और हेमलॉक ट्री से हमें साफ इंडिकेट होता है कि पोएट कैसे हैं, अभी दुखी हैं। Has given my heart a change of mood and a saved some part of a day I had rued। अब क्या कहते हैं वो, कि जैसे ही मेरे ऊपर वो बर्फ़ आई तो मेरा दिल कैसा हो गया, बदल गया। Has given my heart a change of mood, मतलब मेरा जो मूड था, जो मैं दुखी था, वो अचानक से परिवर्तन हो गया, ठीक। And have some part of a day I had ruined। अब वो क्या कहते हैं कि मैंने बचा हुआ दिन जो है उसे अब मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। मैं अब अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो दुखी थे, ठीक। तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई दुखी होता है तो वो चेयरफुली अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। तो सेम एज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हो रहा था, वो क्या थे, दुखी थे। अब जैसे ही वो बर्फ़ उन पे गिरी तो कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अभी तक जिस दुख को लेकर वो बैठे हुए थे उसने सिर्फ उनका टाइम ही ख़राब किया है, उनका समय बर्बाद हुआ है। अब जैसे ही वो क्रो उनके ऊपर वो स्नो गिराता है, ठीक है, तो उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है और वो फिर खुद से क्या कहते हैं कि अब मैं अपना बचा हुआ दिन बहुत अच्छे से व्यतीत करूँगा, ठीक है। मतलब अब उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, बिकॉज
अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरीके से हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें मानते हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ बुरा होता है। अब भैया बिल्ली को थोड़ी ना पता है कि तुम कहीं जा रहे हो, या तुम ऐसा मानते हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से तुम्हारा काम अटक जाएगा या तुम्हारा कुछ बुरा हो जाएगा। वो तो एनिमल है, उसको थोड़ी ना पता कि ऐसा कुछ तुम लोगों के मिथ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कैसी हैं, बहुत गलत हैं, जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे जो सिंबल्स दिए गए हैं वो दुख के लिए ही दिए गए हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या कहा उन्होंने, क्रो और हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़। आपकी ये जो पोएम है ये तो यहीं पे फिनिश होती है। अब इसी के साथ साथ एक सेकंड पोएम है, वो है फायर एंड आइस। अब आप सोच रहे हो फायर एंड आइस कैसी पोएम है, तो इसके जो पोएट हैं उनका नाम भी क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये दोनों उन्हीं ने लिखी है। जैसा मैंने आपको अभी बोला, उनकी सारी पोएम कैसी होती है, रियलिस्टिक होती है। अब यहाँ फायर और आइस का क्या मतलब है, पहले तो हम ये समझते हैं। फायर का यहाँ मतलब बताया है डिज़ायर, ठीक है, और आइस का मतलब बताया है यहाँ पे नफ़रत। इन दोनों शब्दों से आप इसको समझने की कोशिश करिए। Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब वो क्या कहते हैं, फायर को यहाँ डिज़ायर के रूप में आप समझ सकते हो, इच्छा है। अब कभी कभी पोइट ऐसा कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, या तो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, मतलब इच्छाओं की वजह से, या फिर बर्फ़ की वजह से, मतलब किसी के प्रति नफ़रत की वजह से। अब मेरा ऐसा मानना है कि ये डिज़ायर की वजह से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब इसे एग्जांपल के तौर पे आपको फर्स्ट स्टैंजा समझाती हूँ। जैसे हिटलर थे, उनकी क्या डिज़ायर थी, सिर्फ़ और सिर्फ पावरफुल बनने की, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। अब उनकी डिज़ायर सिर्फ और सिर्फ पावर थी, जिसकी वजह से उनसे इतना कुछ गलत हुआ। ऐसे ही इंसान की जब इच्छाएं बढ़ती चले जाती है तो वो सही और गलत का जो बीच का फासला है उसे भूल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, या हुआ भी है एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने देखा। तो फर्स्ट में तो उन्होंने अपने जजमेंट को जस्टिफाई किया कि हाँ, फायर की वजह से, मतलब डिज़ायर की वजह से भी ये जो दुनिया है ये ख़त्म हो सकती है। अगर इच्छाएं तीव्र हो जाएं किसी भी चीज़ के लिए तो फिर इंसान अच्छे और बुरे का फ़र्क भूल जाता है। वो सिर्फ फिर हासिल करने में ही विश्वास रखता है। फिर वो ये भी नहीं सोचता कि किसी का उससे बुरा हो रहा है या किसी को हर्ट हो रहा है या इसका रिज़ल्ट कितना बुरा हो सकता है, ऐसा वो बिल्कुल भी सोचता नहीं है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर उसका दोबारा अंत हुआ, किसका, दुनिया का, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर दोबारा दुनिया ख़त्म होगी तो वो किसकी वजह से होगी, नफ़रत की वजह से होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब वो क्या कहते हैं, या 3 लाइन जो है नीचे की, ये बिल्कुल फ्लो में कही गई है, बिना रुके वाले विचार होते हैं उनके रूप में हम इसे देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर दुनिया का दोबारा अंत हुआ तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की वजह से ही होगा। क्योंकि आज की दुनिया में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, घृणा करते हैं, और घृणा जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुखद परिणाम के रूप में ही बाहर आ सकती है। उसका रिज़ल्ट जो होता है बहुत बुरा होता है। इसलिए यहाँ पे फायर एंड आइस 2 शब्दों का प्रयोग किया गया कि दुनिया का अंत 2 ही चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा इच्छा है जिन पे हमारा कंट्रोल फिर नहीं रहे, या हेट्रेड, हाई हेटेड, ठीक है। अगर किसी से नफ़रत करोगे तो भी आपको सही और गलत का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये आज हमारी दोनों पोएम यहाँ पे कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड करूँगी।